हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे सेशन का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, जो कि रिलेटेड है जेट प्रिपरेशन 2020 से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला टॉपिक है आज का। हम आज पहले कुछ बात करेंगे कि सीरियल क्रॉप्स और पल्स क्रॉप्स या फिर और भी डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं, उनकी बॉटनिकल नेम क्या क्या है और कौन कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आज हमारा सीरियल क्रॉप्स, जो भी हमारी मेन स्टेपल फूड होती है, यानी कि राइस, व्हीट, ये सब सीरियल क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। तो उसमें फर्स्ट है राइस। बॉटनिकल नेम है इसका ओराइजा सटाइवा, और ये पोएसी या फिर ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करती है। ये ग्रैमिनी और पोएसी एक ही फैमिली है, ठीक है। ग्रैमिनी का ही अभी रिसेंट नाम हुआ है पोएसी। उसके बाद में व्हीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी पोएसी या फिर ग्रैमिनी से बिलोंग करता है। फिर मेज, जिया मेज। सॉर्गम का है सॉर्गम बाई कलर। नेक्स्ट है बार्ली, हॉर्डियम वल्गरी। ओट्स का है एवेना सेटाइवा। ट्रिटिकल का है ट्रिटिको सेकिल। उसके बाद रे का है सेकिल सीरियल। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट, पेनिसेटम ग्लाउकम। फिंगर मिलेट का है इलूजिना कोरोकाना। फॉक्सटेल मिलेट का सेटेरिया इटैलिक, ठीक है। फिर लिटिल मिलेट का है पेनिकम सैम्टेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है चिकपी का सीसर एरिएडिनम। पिजन पी का कैंजनस कैजन। लेंटिल है लेंस क्यूलिनरिस ग्रीन ग्राम या फिर मूंग का है विग्ना रेडिएटा। तो ये सब है हमारे क्या पल्स क्रॉप्स, और ये पल्स क्रॉप्स हमारे लेगुमिनसी या फिर फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट ब्लैक ग्राम या फिर उर्द का है विग्ना मुंगो। काउपी का है विग्ना अंगुइकुलाटा। फील्ड पी का पाइसम सेटाइवम। गार्डन पी का है पाइसम सेटाइवम। फील्ड पी या फिर गार्डन पी जो है ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इनका अलग अलग कॉमन नेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्लस्टर बीन या फिर ग्वार का साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलोबा। किडनी बीन या फिर फ्रेंच बीन का है फैसियोलस वल्गरिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑयल सीड क्रॉप्स की, जिसमें फर्स्ट है हमारा रेपसिड एंड मस्टर्ड ब्रासिका स्पीसीज, और इसका फैमिली है क्रूसीफेरी या फिर ब्रासिकासी। मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम ब्रासिका जूनसी। सीसेम का है सीसेमम इंडिकम, ये पेडलियासी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर सनफ्लावर है हेलियंथस एनस, ये एस्टीरियासी या फिर कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है ग्राउंड नट एरचिस हाइपोजेई, ये फेवसी या फिर लिगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। लिनसीड का लीनम उस्टन टी उसी टेरिसिमम, ठीक है। फिर सैफ्लावर का है कार्थेमम लिंक्टोरियस। नाइजर का है गुइजोटिया एबीसिनिका, ठीक है। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। उसके बाद कैस्टर का है रिसिनस कम्युनस। अब बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की। उसमें सबसे पहला है जूट। जूट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाइट जूट और एक होता है टोसा जूट। तो दोनों टाइप के जूट ही इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। वाइट जूट का बॉटनिकल नेम है आपका कॉर्चरस कैप्सुलरिस, ये टिलियासी फैमिली से बिलोंग करता है। और टोसा जूट का बॉटनिकल नेम है कॉर्चरस ऑलिटोरियस। तो कॉर्चरस कैप्सुलरिस और कॉर्चरस ऑलिटोरियस, अगर आपको जूट के बॉटनिकल नेम्स पूछे जाते हैं तो आपको दोनों ही मेंशन करने, अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो। उसके बाद देखिए ये भी टिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर कॉटन का है गॉसिपियम आर्बोरेटम, ये मलवासी फैमिली से बिलोंग करता है। और एशियाटिक कॉटन का है गॉसिपियम हर्बेसियम, ये मलवासी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो कॉटन में भी अगर आपको सिर्फ कॉटन मेंशन रहता है तो आपको गॉसिपियम हर्बेसियम का ही नाम लेना है। अगर देसी कॉटन रहता है वहाँ मेंशन किया हुआ तो आपको गॉसिपियम आर्बोरेटम का नाम लेना है। सनीम का है क्रोटालरिया जूनसी, ये फेवसी या फिर लिगुमिनसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद है कुछ कैश क्रॉप्स।
कैश क्रॉप्स मेनली इकोनॉमिकल क्रॉप्स को कहा जाता है, जो कि प्रॉफिट के लिए या फिर इनकम बेसिस के लिए ही ज़्यादातर कल्टीवेट किए जाते हैं। तो शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, कैनबिस भी कैनबिस और टोबैको लगभग एक तरह के निकोटीन क्रॉप्स में आते हैं ये दोनों, और साथ ही साथ कैश क्रॉप्स में ही आते हैं। उसके बाद देखिए टी, कॉफ़ी, कोको, ये सब हमारे कैश क्रॉप्स हैं। ये तो शुगर केन का है। सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये पोएसी या फिर ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे राइस और व्हीट है। उस तरह पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सोलेनासी फैमिली से बिलोंग करता है। टोबैको निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। टोबैको भी 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक है निकोटियाना टोबैकम और दूसरा है निकोटियाना रस्टिका, और ये सोलेनासी फैमिली से है। उसके बाद कैनबिस का है, कैनबिस सैटाइवा और फैमिली है कैनबसी। टी का कैमेलिया साइनेंसिस, इसका टीलियासी फैमिली से है ये। उसके बाद में कॉफ़ी का है, कॉफ़ी अरेबिका, ये रूबियासी फैमिली से है। और कोको का है फियोबामासिका, ये स्टारकुलासिया फैमिली से बिलोंग करता है। अब है कुछ फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के चारे के लिए ही हम ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं, उसे हम फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। फॉडर क्रॉप्स को कभी-कभी हम ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जब ग्रीन मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं तब हम इनकी कल्टीवेशन करके इनको अपरूटेड कर देते हैं और उसी लैंड पे इन्हें डिग्रेडेड होने के लिए या फिर डिकम्पोजिशन होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है अल्फा अल्फा या फिर लूसन ग्रास, मेडिकागो सैटाइवा, और ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट है काउपी या फिर लोबिया ग्रास, विग्ना अंगुइकुलाटा, और फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्लस्टर बीन या फिर ग्वारका है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। नेपियर ग्रास का है पेनिसेटम पर्पुरियम, और सुदान ग्रास का है सॉर्गम सुदानसी। ठीक है, और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये कुछ हो गए हमारे जनरल क्रॉप्स, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर कॉमन क्रॉप्स है उनके कुछ बॉटनिकल नेम्स और उनकी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एरिड एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर कई तरह के होते हैं, उसमें से आज हम बात कर रहे हैं एरिड एग्रीकल्चर की, या फिर ड्राई एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं। तो मेनली ड्राई फार्मिंग इज followed in arid agriculture because the rainfall is a limited factor which is less than 750 mm annually. Agriculture in greenhouses and polyhouses are very helpful for water and soil conservation in these areas. तो मेनली हम एरिड रीजियंस में ड्राई फार्मिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। 750 mm से कभी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, बल्कि उससे कम ही रहता है एनुअल रेनफॉल। तो जब वाटर बहुत कम होगा हमारे पास वाटर सप्लाई, तो उस हिसाब से ही हमें एग्रीकल्चर जो करनी होती है, तो उसको ही हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर और सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम ग्रीन हाउस और पॉली हाउसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम वहाँ के क्रॉप्स को उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं उसके ग्रोथ के लिए या फिर जर्मिनेट करने के लिए, वो सब हम उनको अवेलेबल कर सकें, उसके लिए हम ग्रीन हाउस और पॉली हाउस का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स अंडर एरिड एग्रीकल्चरल जोन्स। तो एरिड एग्रीकल्चरल जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं हमारे? सबसे पहले है राजस्थान, फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये राजस्थान से लेकर ये आंध्र प्रदेश तक ये सब होते हैं हमारे हॉट एरिड जोन, लेकिन जम्मू और कश्मीर हमारा है कोल्ड एरिड जोन। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिड क्रॉप्स कौन कौन से हैं। इसमें मेनली हमने फ्रूट क्रॉप्स की जो बात की है, उसमें बेर, पोमग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, डेट पाम, ये सब मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं जो कि हम बहुत इजीली एरिड रीजियन में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या है वाटर कैपेसिटी, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिक्वायरमेंट इनकी जो होती है वो दूसरे फ्रूट ट्रीज के मुकाबले थोड़ी कम होती है। उसके बाद देखिए इसमें इरिगेशन सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं हम एरिड एग्रीकल्चर में। In arid agriculture, drip irrigation is the most efficient method of delivering irrigation water directly to the crop root zone. ठीक है, तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए एफिशिएंट होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्रॉप के रूट जोन में ही पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पानी वेस्टेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो कैसे? द सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट विद टिपिकल एप्लीकेशन एफिशिएंसीज इन द ऑर्डर ऑफ 95%। तो जितना वाटर हम
अप्लाई करते हैं उसका 95% ही काम आता है, और देयरफॉर वेरी लिटिल वाटर इज वेस्टेड एंड लेस वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप। अगर पानी कम से कम वेस्ट होगा तो उसके लिए क्या होगा कि रिक्वायरमेंट भी बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट है एरिड एग्रीकल्चर टेक्निक्स क्या क्या है। ठीक है, तो एरिड एग्रीकल्चर में हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि एरिड एग्रीकल्चर के लिए हमारे फेवरेबल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बाकी जगह की जैसे नहीं है, तो हमें स्पेशल कुछ टेक्निक्स ऑब्वियसली फॉलो करने होते हैं। बाय टिलेज क्रिएट अ रफ cloudy surface which lengthens the time necessary for the rain to break down the clods and seal the surface। तो जब हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं, टिलेज प्रैक्टिस के बारे में इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम फील्ड तैयार करते हैं सीड सोइंग से पहले, सीड को बोने से पहले जब हम फील्ड के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जो भी टेक्निकल ऑपरेशंस करते हैं, कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं विद प्लावर या फिर मावर, इन सब मशीनरी के साथ, तब हम उसको टिलेज प्रैक्टिस कहते हैं। तो जब हम टिलेज करेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक रफ और क्लॉडी सरफेस छोड़ना है ज़मीन के ऊपर, ताकि जब बारिश आए तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे मिट्टी में एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर सीड बेड प्रिपरेशन इन जनरल स्मॉल सीड शुड हैव अ फाइनर मेलोअर बेड देन लार्ज सीड्स। ठीक है, जब हम स्मॉल सीड का यूज़ करेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्मॉल सीड बेड का ही मतलब प्रयोग करें। ठीक है, स्मॉल सीड बेड ही तैयार करें, और जब लार्ज सीड्स यूज़ करते हैं तब हम लार्ज सीड बेड का इस्तेमाल करें। उसके बाद आफ्टर हार्वेस्ट क्रिएट अ स्टबल मल्च ऑन द सरफेस। सच मटेरियल नॉट ओनली प्रिवेंट्स रेन ड्रॉप्स फ्रॉम impinging directly on the soil but impedes the flow of water down। ठीक है, डाउन द सॉइल। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या करना है, हमें स्टबल मल्च क्रिएट कर देना है सॉइल सरफेस के ऊपर। स्टबल मल्च क्रिएट करने से क्या होगा कि रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली सॉइल तक नहीं पहुंचेगी। जब बारिश की जो बूंदें होती हैं या फिर जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली जब सॉइल को जा करके अटैक करते हैं, सॉइल के ऊपर जाके गिरते हैं, तब क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं और रन ऑफ वाटर यानी कि बहते हुए पानी के साथ बह जाते हैं। लेकिन जब हम मल्च क्रिएट करते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर तो रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली सॉइल पर नहीं गिरते हैं और उनको सॉइल तक पेनिट्रेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, और इससे सॉइल को वो वाटर अब्सॉर्ब करने में या फिर उस वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है रिड्यूस द रन ऑफ water to the extent that water logging is not a problem. The runoff of water and its attendant erosion must be stopped। रन ऑफ वाटर के साथ सॉइल इरोजन होने के चांसेस रहते हैं और कि होते भी हैं, तो हमें रन ऑफ वाटर को रोकना है, यानी कि पानी के बहाव को हमें रोकना है। क्रॉपलैंड शुड बी एज लेवल एज पॉसिबल। जो लेवल किया जाता है लैंड को शीट सोइंग से पहले, वो भी टिलेज का ही एक पार्ट होता है। तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितना हम लैंड के स्लोप को कम करेंगे लेवलिंग करते करते, तो उसमें पानी का बहाव भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इससे भी क्या होगा कि सॉइल इरोजन कम होगा। उसके बाद ऑल टिलेज एंड प्लांटिंग्स मस्ट रन अक्रॉस और परपेंडिकुलर द स्लोप ऑफ द लैंड। तो फिर रन अक्रॉस, जितना भी हमारा टिलेज प्रैक्टिसेस है और प्लांटिंग जो भी करना है हमें, वो हमें क्या करना है, अक्रॉस द स्लोप करना है। लैंड का जो स्लोप है उसके परपेंडिकुलर एंगल पे हमें प्लांटिंग करनी है। तो इससे क्या होगा कि ये रोकेगी जो भी सॉइल इरोजन है और वाटर के जो बहाव है उसको वो रोकेगी। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक shelter belts of trees or shrubs reduce wind speed and cast shadows which can reduce evaporation 10 to 30% by itself and also reduce wind erosion। तो शेल्टर बेल्ट्स के बारे में भी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लाभदायक होते हैं जब हम कल्टीवेट करते हैं, खास करके किसी खाली जगह में। और एरिड एग्रीकल्चर ऐसे जगहों पे ही करते हैं जहाँ पे प्लांटेशन या फिर वेजिटेशन बहुत कम होती है। जिस लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए चूज़ करते हैं उसके आसपास की जो लैंड होती है वो ज़्यादातर खाली रहती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ से जो विंड पास
फास्ट होती है या फिर जो विंड की वेलोसिटी होती है वो दूसरे जगहों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और उससे हानि पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे क्रॉप को। तो जब हम शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके चारों तरफ से या फिर उससे जो विंड डायरेक्शन जिस तरफ से उस डायरेक्शन में जब हम शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे, लंबे प्लांट्स को हम लगा देंगे, टॉल ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे, तब वो हवा के तेजी को भी कम कर देगा, यानी कि विंड स्पीड को वो कम करेगा। और साथ ही साथ जो विंड इरोजन होता है, यानी कि हवा के साथ भी मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है कि उड़ के चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इससे जितना न्यूट्रिएंट होता है सॉइल के साथ वो भी कहीं ना कहीं लॉस्ट होने लगता है। तो ये क्या करेगा, विंड इरोजन को भी रोकेगा। 10 to 30% तक ये सॉइल इरोजन को कम करता है। उसके बाद मल्चिंग रिड्यूसेस द सरफेस स्पीड्स ऑफ विंड एंड रिड्यूसेस सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉइल के टेम्परेचर को भी मल्चिंग रिड्यूस करता है। कैसे कि जब डायरेक्टली सन हीट सॉइल तक नहीं पड़ेगी, उसके पहले हम सॉइल को कवर कर देंगे तो वो हीट कम हो जाएगी, सॉइल तक पहुंचते पहुंचते वो हीट कम हो जाएगी। इससे सॉइल गर्म कम होगी, और सॉइल जब गर्म कम होगी तब वो क्या करेगी, इवापोरेशन भी कम करने लगेगी। ठीक है, और विंड स्पीड को भी मल्चिंग क्या करता है कि रोकता है, सॉइल पार्टिकल्स को मल्चिंग विंड स्पीड से बचाता है। उसके बाद वीड्स कम्पीट नॉट ओनली फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स बट वाटर एज वेल एंड द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये सिचुएशन क्या होती है, बहुत क्रिटिकल होती है। तो वीड्स जो खरपतवार होती है, जो अनचाहे पौधे होते हैं, वो ना तो सिर्फ वो compete करने लगते हैं किसके साथ, हमारे क्रॉप्स के साथ, ना तो सिर्फ सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए बल्कि वाटर के लिए भी। और ये इतने ज़्यादा हार्डी नेचर के होते हैं कि हमारी जो क्रॉप होती है वो जर्मिनेट होने से पहले ही ये उनको सप्लाई किए गए सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना भी पानी हम सप्लाई करते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, जो क्रॉप तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचना चाहिए या फिर पानी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, तो क्रॉप की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इज सिग्निफिकेंट एज वेल। डॉट वेराइटीज हैव फीवर सरफेसेस एंड सो लॉस लेस वाटर। तो हम कौन सा वेराइटी चूज कर रहे हैं वो भी एक डिपेंड करता है। जैसे किसी भी क्रॉप का अगर हम डॉट वैरायटी चूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके बढ़ने के लिए या फिर उसको वो कम जगह घेरेगा, साथ ही मतलब उसकी जो सरफेस एरिया होगी, सरफेस एरिया मतलब जैसे लीव्स हो गए या फिर स्टेम हो गया, ये सरफेस एरियाज दूसरे वैरायटी के मुकाबले कम होंगे। तो इससे क्या होगा कि वाटर लॉस भी कम होने लगेगा। कैसे, क्योंकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट वाटर लॉस करने लगता है। तो जब प्लांट का सरफेस एरिया हम कम कर देंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी या फिर रेट भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो डॉट वेराइटीज जो मेनली होती है वही चूज करने हैं एरिड एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है सम प्लांट्स close their stomatas when it is hot, reducing their water loss। ठीक है, तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए प्लांट्स के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं। लाइक अदर्स लाइक कॉर्न curl their lips during hot afternoon and open them at night, effectively changing their surface area in response to condition। ठीक है, तो कॉर्न जैसे यानी कि मेज जैसे जो क्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लीव्स को वो कर्ल कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा हॉट आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून के वक्त पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब वो अपनी लीव्स को अंदर की तरफ रोल कर लेते हैं, और फिर नाइट जब होती है, फिर से जब टेम्परेचर कम होने लगता है तब उनको वो ओपन कर देते हैं। तो ये पेड़ों की भी कुछ खास टेक्निक होती है वाटर लॉस को कम करने के लिए। अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन नेचुरल वेज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फार्मिंग से भी रिलेटेड है। सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का लगभग एक ही जैसा एम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्या है, ये एक नेचुरल वे में क्रॉप कल्टीवेशन करना और एनिमल्स रियरिंग करने का या फिर एनिमल्स कल्टीवेशन करने का एक तरीका होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, अवॉइडिंग सिंथेटिक substances to maintain soil fertility and ecological balance, thereby minimizing pollution and wastage। ज़्यादा से ज़्यादा pollution और wastage का कारण क्या होता है कि chemical fertilizers जो हम यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा pollution होने लगता है और wastage होता है।
लेकिन जब उनका यूज़ हम कम करेंगे, यानी कि सिंथेटिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइज़र जो होते हैं केमिकल, उनमें क्या होता है, सिंथेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ने लगते हैं। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का या फिर सिंथेटिक सब्सटेंसेस का यूज़ ना करके बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर का या फिर ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन और वेस्टेज कम होता है। उसके बाद एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके एम्स क्या है, टू प्रोड्यूस क्रॉप विद अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑब्वियसली जब हम केमिकल चीज़ों का, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ कम करेंगे तो उसमें जो, उससे हमारी जो क्रॉप ग्रो होगी उसमें नेचुरल वैल्यूज़, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो हमारे हेल्दी डाइट के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद टू मेंटेन एंड इम्प्रूव लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी एंड सब्सटेंशियली सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, टू मेंटेन एंड इम्प्रूव, ये क्या करेगा कि सॉइल फर्टिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को फार्म लैंड की, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस साल के बारे में सोचें या फिर सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो हम किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का या फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो सब हम यूज़ करके एक अच्छी क्रॉप यील्ड हमें मिल सकती है आज। लेकिन उससे जो डैमेज सॉइल को पहुंचेगा, इसके बाद कंटिन्यू क्रॉपिंग करते करते 1-2 साल बाद वो जो कितना भी हम उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे या फिर दूसरे तरह के सब्सटेंसेस यूज़ करेंगे, लेकिन वो उस तरह की फर्टिलिटी नहीं बचेगी उस सॉइल में जितना कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते तो ये लॉन्ग टर्म में सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स देखेंगे और कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। तो इसमें बेनिफिट्स क्या-क्या है, डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, वीट कॉम्पिटिटिवनेस कम होता है, उसके बाद लोअर इनपुट कॉस्ट होता है, यानी कि हम कम कॉस्ट की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस और एडेड वैल्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसके जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं इससे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और लिमिटेशंस क्या-क्या है कि organic manure is not abundantly available, and on plant nutrient basis it may be more expensive than chemical fertilizers if organic inputs are purchased। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी हाई होती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स के। नहीं, इनकी कॉस्ट तो हाई नहीं होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र जितनी मात्रा में डालनी होती है, हमें अगर ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें डालनी पड़ती है। हम जहाँ पे हमारे 3% केमिकल फर्टिलाइज़र से काम होता है, वहाँ हमें उससे कई ज़्यादा परसेंट ऑर्गेनिक मैन्योर से काम लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है, फार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो बढ़ने लगती है। उसके बाद प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग डिक्लाइंस स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर्स, सो द फार्मर्स शुड बी गिवन प्रीमियम प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, तो मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा वही क्रॉप्स डिमांड में रखते हैं कि जिनकी क्या होती है कि कॉस्ट कम होती है, या फिर जिनकी प्राइस कम होती है, कम प्राइसेस में जो अवेलेबल है, उनको हम जल्दी अपनाते हैं, उनको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है उनके बारे में थोड़ा बाद में हम एडॉप्शन के लिए सोचते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, उनकी ऑब्वियसली मार्केट प्राइस हाई होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई है और उनका वैल्यू एडेड जो है वो भी बहुत हाई है। लेकिन फार्मर्स को प्रीमियम प्राइस नहीं मिल पाता है, इसलिए फार्मर्स इस प्रोसेस में फार्मिंग करने के लिए जल्दी से नहीं आगे आते हैं। The guidelines for organic production, processing, transportation and certification etc. beyond the understanding of ordinary Indian farmers। तो जो साधारण इंडियन फार्मर्स होते हैं उनके समझ के परे होता है कभी-कभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, सर्टिफिकेशन है, ये सब साधारण जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उनके समझ के बाहर होता है, तो इसीलिए भी वो इस प्रोसेस में आगे नहीं आते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैटेरियल प्रोडक्शन की जो मार्केटिंग है वो भी यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है कि फेमस नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित नहीं है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी रिलेटेड कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें फर्स्ट हो गया क्रॉप रोटेशन। तो इट इज़ द टेक्निक टू ग्रो वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन इन अ सिक्वेंशियल मैनर।
ये इसके पहले हमने पढ़ा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जिसमें हम एक ही लैंड पे बार-बार एक ही क्रॉप को ग्रो करते थे, और इससे क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेड हो जाती है, उसकी नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, फिर वो जगह या फिर वो ज़मीन बंजर हो जाती है। लेकिन क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं कि अलग-अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक ही लैंड के ऊपर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीज़न, ठीक है? एक सीक्वेंशियल मैनर में। सीक्वेंशियल मैनर में क्यों? ये कुछ क्रॉप्स होते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्ज़ॉर्ब करते हैं। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सल्फ़र ज़्यादा मात्रा में एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से अगर हम अलग-अलग क्रॉप लेंगे तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है सॉइल की वो मेंटेन रहेगी, और ख़ास करके जो लीग्यूम क्रॉप्स होते हैं या फिर जो पल्स क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रॉपिंग करना बहुत अच्छा होता है सॉइल के लिए, क्योंकि सॉइल की जो नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है? उसके बाद में ग्रीन मैन्योरिंग करनी है। इट रेफर्स टू द dying plants that are uprooted and turned into the soil to make them act as nutrient for the soil to increase its क्वालिटी। जब ग्रीन मैन्योरिंग की बात आती है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं और उसे अपरूटेड कर दें, यानी कि जड़ से हम उसे उखाड़ देते हैं, लेकिन उसको कहीं और हटाते नहीं या फिर उसको डिलोकेट नहीं करते, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है डिकम्पोजिशन होने के लिए, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में एब्जॉर्ब होकर सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज कर सके। उसके बाद बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उनको यूज़ ना करके हमें क्या करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करना है। यानी कि जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं आपस में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको एक दूसरे के खिलाफ या फिर उनको यूज़ करके हम पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टेक्निक है कंपोस्ट। कंपोस्ट का यूज़ करना है। हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ अ रिसाइक्ल्ड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चरल फार्म्स। तो कंपोस्ट में ज़्यादातर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल किया हुआ होता है। तो ये फर्टिलाइज़र हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे टेक्निक है। सॉइल मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट आफ्टर टेकिंग वन क्रॉप द सॉइल ऑफ द फार्म लॉसेस मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स फर्टिलिटी गोज डाउन। तो सॉइल मैनेजमेंट हमें इसलिए करते रहना है क्योंकि ऑब्वियसली एक क्रॉप को ग्रो करने के बाद उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्लांट एब्सॉर्ब कर लेते हैं। टू प्रोसेस द रिचार्जिंग ऑफ सॉइल विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सॉइल मैनेजमेंट। तो जितने भी रिचार्जिंग प्रोसेस होते हैं सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए, वो सब क्या होता है कि सॉइल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, और इससे नेचुरल बैलेंस जो होता है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद देखिए, फॉर दिस पर्पस एनिमल्स वेस्ट इज इंक्रीजिंगली यूज टू रिचार्ज द सॉइल विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। अब जब हमें सॉइल को अगर रिचार्ज करना है, सॉइल को मैनेज करना है, अगर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनिमल वेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल वेस्ट बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की होती है, और द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट मेक सॉइल फर्टाइल वंस अगेन। तो एनिमल के वेस्ट में, खास करके काउडंग में, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर में या फिर डिकम्पोज्ड काउडंग में जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है उनको वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वीड्स। वीड्स का भी हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकसेस ऑन रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। Weeds are unwanted plants that grow in the agriculture fields simultaneously with the crops and vary and they suck most of the nutrients present in the soil. As a result, the production of the crops gets affected. To get rid of weeds, the farmers follow the below mentioned techniques. ठीक है? तो obviously weed को हमें हटाना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए weeds का हमें खास ध्यान रखना है, और उसमें भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, जैसे मल्चिंग एंड कटिंग ऑफ
कटिंग और मार्विंग। ये तो या तो हमें मल्चिंग करनी है, या तो कटिंग करनी है वीड्स की, या फिर मार्विंग यानी जड़ से उखाड़ के फेंक देना है वीड्स को। लेकिन क्या करना है कि केमिकल वीडीसाइड्स जो होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वीड्स को किल करने के लिए, वीडीसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स हमें कम से कम यूज़ करना है। जितना हो सके हम हैंड हुइंग करेंगे, यानी कि हाथों का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकल वे में हम वीड्स को कंट्रोल करेंगे। और मल्चिंग जब हम कर देंगे क्रॉप मतलब सॉइल के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि जो वीड्स के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। और मल्चिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टबल मल्चेस यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक फिल्म्स का यूज़ करते हैं। जो प्लास्टिक फिल्म होगी वो क्या करेगी, ज़मीन को पूरी तरह से ढक देगी। प्लास्टिक फिल्म को यूज़ करते वक्त ऑब्वियसली हम उनमें छोटे छोटे छेद बना देते हैं, जिसमें से कि सिर्फ हमारी क्रॉप जो है वो एटमॉस्फेयर के टच में आ सके, और बाकी की ज़मीन को हम ढक देते हैं। इससे ना तो सिर्फ वीड कंट्रोल होता है, इससे क्या होता है कि जो सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हम उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में होता क्या है, मैन्योर इज ए नेचुरल मटेरियल obtained by decomposition of plant and animal waste that can apply to the soil to enhance its fertility। ठीक है, तो ये एक नेचुरल मटेरियल होता है। किससे हमें मिलता है, एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमें ये मिलता है, और हम इसको ज़मीन को फर्टाइल करने में यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर इज अ ह्यूमन मेड और नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। उसी तरह फर्टिलाइजर क्या है, वो या तो नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड भी हो सकता है, और इसको भी हम क्या करते हैं, फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। देयर आर मेनली 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर। तो यहाँ हम एग्रीकल्चर बेसिस पे जो मेनली फर्टिलाइजर्स के यूज़ करते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली 3 टाइप्स के हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। क्योंकि ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को ऑब्वियसली बिल्कुल सप्लाई का बिल्कुल चाहिए होता है, बिल्कुल इनकी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी तरह के क्रॉप को अच्छी ग्रोथ देने के लिए और अच्छी उसमें यील्ड पाने के लिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है यूरिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अगर कोई यूज़ किया जाता है तो वो है यूरिया। हमारे इंडियन फार्मर्स सबसे पहले यूरिया ही प्रेफर करते हैं, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। उसके बाद देखिए सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो ये सारे जो है हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है। और लास्ट में देखिए यहाँ है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 11 to 20% नाइट्रोजन होता है, और साथ ही में 20 to 48% P2O5 यानी कि फॉस्फेट। ठीक है, P2O5 फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये 20 to 48% P2 फॉस्फोरस भी सप्लाई करता है 11 to 20% नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और कुछ और दूसरे जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो है एमोनियम सॉल्यूशन, एमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम एमोनियम, एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ASN, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP। ठीक है, तो ASN भी आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ASN का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ASN कौन से फर्टिलाइजर का फुल फॉर्म है, या फिर DAP का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये देखिए, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें क्या है 18% नाइट्रोजन है और साथ ही साथ 46% P2O5, यानी कि ये नाइट्रोजन भी सप्लाई कर रहा है और साथ में फॉस्फोरस भी सप्लाई कर रहा है। तो DAP भी बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड फर्टिलाइजर्स है इंडियन फार्मर्स के द्वारा, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रिएंट्स एक साथ में रहते हैं। उसके बाद देखिए अब फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, इसमें है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, 18% इसमें रहता है न्यूट्रिएंट। उसके बाद डबल सुपर फॉस्फेट, इसमें रहता है 32%। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इसमें 46 to 48% रहता है। एमोनियम फॉस्फेट इसमें 20% P2O5 रहता है। तो ये जो है ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज है। इसके साथ में इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है, जैसे डबल सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको SSP से P के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास है। ठीक है, इसमें 50% न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट,
इसमें 43% न्यूट्रिएंट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट इसमें 37% न्यूट्रिएंट यानी कि K2O है पोटेशियम, ठीक है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास जैसे कि एमओपी से भी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओपी, तो आपको बताना है म्यूरेट ऑफ पोटास। इस ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या तो आपको इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का आपको नाम लेना है। व्हाट इज द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अमंग द फॉलोइंग नेम्स, तो उसमें से जो नेम्स दिए रहेंगे उसमें आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का नाम चूज करना है। उसके बाद अगर कभी आपको जैसे जितने भी हमने आपके साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के नाम शेयर किए हैं उसमें से अगर इसके बाहर अगर कोई नाम आता है, ऑब्वियसली आपको एमोनियम इस वर्ड का ध्यान देना है क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होंगे उसमें ऑफ कोर्स एमोनियम वर्ड का कहीं ना कहीं पे मेंशन रहेगा, ठीक है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है या फिर कुछ दूसरा है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बहुत ही कॉमनली यूज करने वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की बात हो गई, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। जितने भी हमारे डिस्कशन टॉपिक्स थे जैसे कि कुछ सीरियल क्रॉप्स के बारे में, पल्स क्रॉप्स के बारे में हमने जाना, एरिड एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसमें ये हमने आपको डेस्क्रिप्टिव वे में आपके साथ डिस्कस किया है ताकि ये चीज़ आपके समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने आज आपसे शेयर किया है उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगले सेशन में फिर से हम इस तरह के इम्पोर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।